यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने अपनी उंगली से इशारा किया और फिर आरव के सामने एक अनंतकोश अंगूठी प्रकट हुई। उसने कहा, वहां 1,00,000 ऊर्जा पत्थर हैं। ठीक है, मैंने देखा कि तुम्हारा शरीर बुरा नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि तुम अपने शरीर की साधना को बहुत महत्व देते हो। ठीक है, क्योंकि तुम इतने समझदार बच्चे थे, मैं तुम्हें एक असली ड्रैगन के खून की एक बूंद दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव के सामने एक सफेद जेड की बोतल प्रकट हुई। इसी बीच निशांत ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। एक असली ड्रैगन का यह खून शरीर को निखारने के लिए सबसे अच्छे खजानों में से एक है। इसकी एक बूंद ही तुम्हारे शरीर को अगले स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा, यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा, तो तुम इससे ड्रैगन की शक्ति को भी समझ पाओगे। उस समय तुम्हारी ताकत एक चरम आत्मिक स्तर के दैत्य जंतु से भी अधिक शक्तिशाली होगी। आरव ने स्वाभाविक रूप से विनम्र बनने और इसे मना करने की कोशिश नहीं की। उसने अनंतकोश अंगूठी और जेड की बोतल दोनों ले लीं। अंत में लाव्य के बदले में 1,00,000 ऊर्जा पत्थर और वह तथाकथित असली ड्रैगन के खून की बूंद देना उस बूढ़ी औरत के लिए अभी भी एक बेहतर सौदा था। जब उसने आरव को इसे लेते देखा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके बाद उसने नांजिन पर एक नजर डाली और फिर आरव को देखा और कहा, तलवार सम्राट बनाम युद्धदेव, एक नियत युद्ध। हाँ हाँ, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। शुभकामनाएं। जैसे ही उसने बात खत्म की, वह और लाव्य दोनों एक साथ गायब हो गए। निशांत ने नांजिन पर एक नजर डाली और फिर उसने आरव को देखा और एक पल के लिए झिझकने के बाद कहा, यदि तुम अभी रुकने का फैसला करते हो तो तुम्हें गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में दूसरा स्थान प्राप्त होगा। यदि तुम जारी रखने का चुनाव करते हो तो बहुत संभावना है कि तुम मर जाओगे। बेशक, भले ही तुम हार स्वीकार करना चाहो, तुम्हें नाजिन की सहमति प्राप्त करनी होगी। मैं सहमत नहीं हूँ। इस क्षण नाजिन मैदान में प्रकट हुई थी और उसने आरव की ओर देखा और कहा, मैंने मूल रूप से तुमसे लड़ने का इरादा नहीं किया था। आखिरकार हम इससे पहले लड़ चुके हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि जब हम 5वें स्तर पर मिले थे, तब तुमने अपनी ताकत छिपाई थी। लगता है कि मुझे तुम्हें मृत्यु के वास्तविक आगमन का एहसास कराना होगा, इससे पहले कि तुम पूरी तरह से खुद को रोकना बंद करो। आरव ने कंधे उचकाए और निशांत की ओर देखते हुए कहा, मेरे लिए हार मान लेना असंभव है, भले ही मैं चाहता हूं। चूंकि ऐसा है तो मैं केवल लड़ सकता हूं। वास्तव में वह भी नाजिन से लड़ना चाहता था। उसके साथ पिछले युद्ध ने उसे काफी बड़ा लाभ दिया था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह देखना चाहता था कि उसकी सीमाएं कहां तक थीं। अब तक उसे अपनी सीमाओं तक नहीं धकेला गया था। युद्धदेव, विशेष रूप से वह जिसकी प्राकृतिक प्रतिभा युगों युगों के विशेषज्ञों से आगे निकल गई थी, क्या वह ऐसे अस्तित्व को हरा सकता था? वह इसका उत्तर नहीं जानता था। वह बस इतना जानता था कि वह बिना किसी संकोच के अपने दिल की संतुष्टि के लिए लड़ना चाहता था। निशांत ने धीरे से सिर हिलाया और फिर वह मैदान से गायब हो गया। नाजिन और आरव मंच पर दूर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। मंच के नीचे अनगिनत दर्शक उन्हें टकटकी लगाकर देख रहे थे। तलवार सम्राट और युद्धदेव। एक ने तलवार के एक वार से सभी तकनीकों को नष्ट कर दिया, जबकि दूसरी पूरी दुनिया में अजेय थी। अब जब वे एक दूसरे के सामने थे, तो यह एक तीव्र जीवन और मृत्यु का युद्ध होना तय था। आखिरकार महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 विशेषज्ञ कौन बनेगा? भले ही वे अभी तक टकराए नहीं थे,
लेकिन मंच के नीचे मौजूद अनगिनत दर्शकों का खून उबलने लगा था। मंच पर आरव के शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी थी, जबकि उसके पैरों के नीचे हरी हवा की धारियां दिखाई देने लगी थीं। इसके अलावा ड्रैगनबोन पर एक खून जैसी लाल चमक चमक रही थी जो तीखी और चकाचौंध वाली थी। नाजिन का चेहरा शांत था जब वह उस स्थान पर खड़ी थी। उसकी लंबी चोटी हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रही थी, जबकि उसकी साफ आंखें शांत और स्थिर थीं। अचानक आरव ने अपने दाहिने पैर को जमीन पर धीरे से थपथपाया और फिर उसकी आकृति हवा में गूंजती हुई तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आकृति जहाखी से भी गुजरी, पीछे कई ठोस दिखने वाले प्रतिबिंब छोड़ गई। इससे पहले कि दर्शक प्रतिक्रिया दे पाते कि क्या हुआ था, आरव की आकृति नाजिन के सामने प्रकट हो चुकी थी। और फिर ड्रैगनबोन से एक भयानक और ठंडी चमक निकली, क्योंकि वह तुरंत नाजिन के गले के सामने पहुंच गई थी। नाजिन अभी भी नहीं हिली और आरव की ड्रैगनबोन नाजिन के गले के आर पार निकल गई। हालांकि इसके बजाय आरव के चेहरे का भाव बदल गया और उसने ड्रैगनबोन को पीछे की ओर वार करने के लिए अपनी कलाई घुमाई। बूम! एक मुक्का जो जेड की तरह शुद्ध सफेद था, आरव के पीछे पहुंचा और उसकी तलवार से टकराया, और फिर एक धीमी और दबी हुई गूंज सुनाई दी। आरव का पूरा हाथ टक्कर से बेहद सुन्न महसूस हुआ। वह बस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसके भीतर खतरे का एहसास हुआ, और फिर नाजिन की आकृति जो आरव के सामने थी, उसने अचानक अपनी मुट्ठी उसकी ओर दे मारी। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी दो आकृतियां। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और फिर नाजिन की मुट्ठी का सामना करने के लिए उसे तेजी से आगे मारा। बूम! आरव कुछ कदम पीछे हट गया। मंच के नीचे मौजूद दर्शकों ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा और उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यहां तक कि वायुक की भौहें भी कस गईं और उसकी आंखें सदमे और घबराहट से भरी थीं, क्योंकि मंच पर दो नाजिन दिखाई दे रही थीं। इस समय आरव उन दोनों को देखकर बेहद हैरान था। बेशक वह इसलिए हैरान नहीं था क्योंकि उसकी दो आकृतियां थीं, क्योंकि वह, जिसके पास प्रबुद्ध तलवार थी, स्पष्ट रूप से जानता था कि अभी वास्तव में क्या हो रहा है। दरअसल वहां केवल एक ही नाजिन थी और दूसरी नाजिन केवल एक परछाई थी जो उसकी अत्यधिक गति के कारण बनी थी। आखिर उसकी गति कितनी तेज है? ठीक इसी समय नाजिन की आकृति चमकी और अचानक आरव के सामने पहुंच गई, और फिर उसका शरीर थोड़ा थरथराया। देखते ही देखते आसपास उसकी 5 आकृतियां प्रकट हुईं और उन्होंने आरव को घेर लिया। इसके अलावा उन सभी ने एक साथ उस पर मुक्का चलाया और उन सभी ने आरव के सिर पर प्रहार किया। दर्शक स्तब्ध थे, फिर भी आरव का चेहरा शांत था। जब मुट्ठियां उससे केवल कुछ इंच दूर थीं, तो आरव ने अचानक अपनी तलवार से पश्चिम की ओर ऊपर की ओर वार किया और फिर उसने उत्तर पूर्व और दक्षिण की ओर वार किया। उसके वार करने की गति अत्यंत तीव्र थी और यह इस हद तक थी कि मंच के नीचे मौजूद अनगिनत दर्शक इन हमलों को स्पष्ट रूप से देखने में पूरी तरह असमर्थ थे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वे केवल उसकी तलवार की कुछ छायाएं ही देख पा रहे थे। बूम! 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 अनगिनत धीमी और भारी गूंज लगातार सुनाई दी। कुछ देर बाद 5 नाजिन अचानक थरथराई और उनमें से 4 हवा में बिखर गईं। तुम्हारे पास वास्तव में प्रबुद्ध तलवार है, नाजिन ने धीरे धीरे अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और कहा, तुम वास्तव में मेरे शैडो स्टेप को समझने में सक्षम थे। यह अच्छा है, अन्यथा यदि तुम इसे नहीं देख पाते तो युद्ध वास्तव में बहुत उबाऊ होता।
मुझे आशा है कि तुम मुझे सुखद आश्चर्य देना जारी रखोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नाजिन ने अचानक अपनी मुट्ठी आगे की ओर मारी। एक पल में एक ऊर्जा मुट्ठी हवा को चीरती हुई आरव के सिर के सामने पहुंच गई। आरव ने मुट्ठी पर एक निश्चित बिंदु पर अपनी तलवार से वार किया और फिर एक हल्का धमाका हुआ और वह टुकड़ों में बिखर गई। हालांकि यह अभी फटा ही था कि ऊर्जा मुट्ठी आश्चर्यजनक रूप से एक पल में सिमट गई और आरव की छाती पर जा लगी। बूम! आरव ने त्योरियां चढ़ाई क्योंकि वह 10 कदम पीछे हट गया और फिर उसने नीचे देखा और पाया कि उसकी छाती बुरी तरह अंदर धंस गई थी। इंटेंट का 9वां स्तर। जबकि रूप खो जाता है, इंटेंट बना रहता है। वह वास्तव में केवल 20 साल से कुछ अधिक की उम्र में इंटेंट के 9वें स्तर को प्राप्त करने में सक्षम थी। वह वास्तव में दूसरों को अपनी हीनता के बारे में शर्मिंदा महसूस कराती है। मुझे डर है कि स्वर्ग भी उसकी असाधारण प्रतिभा से ईर्ष्या करेगा। निशांत आसपास के किसी अज्ञात स्थान से गंभीर स्वर में बोला। इस समय आरव के चेहरे का भाव अत्यंत गंभीर था। उसकी ताकत मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक है। यदि मेरा शरीर नरक अग्नि और 4 महान दिव्य दैत्यों के रक्त से नहीं निखारा गया होता, तो केवल यही एक मुक्का मुझे तुरंत मिटाने में सक्षम होता। तुम्हारा भौतिक शरीर काफी अच्छा है। नाजिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर थपथपाया और फिर वह एक चीते की तरह तेजी से आगे बढ़ी जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। नाजिन का एक ठोस दिखने वाला प्रतिबिंब उसी स्थान पर रह गया जबकि उसका शरीर आरव के सामने पहुंच गया था और फिर उसने किसी भी युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं किया और केवल अपनी मुट्ठी इसी तरह आगे की ओर दे मारी। भले ही आरव नाजिन की गति से हैरान था, लेकिन उसे इसकी थोड़ी आदत हो गई थी। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और ड्रैगनबोन प्रकाश की किरण की तरह चमकी क्योंकि उसने इसे उसके मुक्के को रोकने के लिए घुमाया। बूम! नाजिन की मुट्ठी ड्रैगनबोन से टकराई और फिर ड्रैगनबोन तुरंत धनुष के आकार में झुक गई। जब आरव ने यह देखा तो उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। हालांकि ठीक इसी क्षण नाजिन का दाहिना पैर थोड़ा पीछे हटा और फिर उसने अचानक अपने घुटने से आरव के पेट पर प्रहार किया। आरव की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली और तेजी से अपनी हथेली को नीचे की ओर मारा। बूम! टक्कर से उसकी हथेली सुन्न महसूस हुई जबकि आरव खुद अपने दिल में हैरान महसूस कर रहा था। इसी बीच नाजिन की आकृति चमकी और तुरंत उसके पीछे पहुंच गई और फिर उसका दाहिना पैर आसमान को चीरते हुए धमाकों की गूंज पैदा करने लगा क्योंकि वह आरव के सिर की ओर तेजी से बढ़ा। आरव के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने तेजी से अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटका और उस स्थान से गायब होने के लिए 10 गुण वेगचाल का उपयोग किया और फिर एक पल के बाद ही नाजिन की मुट्ठी वहां दिखाई दी। मैदान पर इस दृश्य को देखते हुए मंच के नीचे अनगिनत दर्शकों के चेहरे पर उत्साह के भाव थे और उनका खून उबल रहा था। जैसा कि प्रबुद्ध तलवार से अपेक्षित था, नाजिन ने आरव की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, तुम वास्तव में हर बार मेरे हमलों को देख पा रहे हो। बुरा नहीं है, केवल ऐसा युद्ध ही थोड़ा दिलचस्प है। सावधान रहो क्योंकि अब से मैं गंभीरता से लड़ना शुरू करने जा रही हूं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, सच में अब समय आ गया है कि हम दोनों गंभीरता से लड़े। ओह! नाजिन की आंखों में उत्साह की एक किरण चमकी और उसने कहा, तुम्हारे पास अन्य तुरुप के पत्ते भी हैं। बहुत अच्छे। मुझे वास्तव में इसका इंतजार है। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए। यह महिला युद्ध के मामले में वास्तव में पागल है। जब उसने उनके बीच हुए पिछले युद्ध को याद किया
तो वह अब भी थोड़ा स्तब्ध था। यदि उसके पास प्रबुद्ध तलवार न होती तो वह कुछ पलों के लिए भी टिक नहीं पाता। उसकी गति, शक्ति और युद्ध के हर तरह के चौंकाने वाले तरीके वास्तव में बहुत भयानक थे। उसे महसूस हुआ कि वह वाकई युद्धदेव की उपाधि की हकदार है। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी उंगली से इशारा किया। नरक अग्नि ड्रैगनबोन पर चमक उठी और फिर उसकी गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से ड्रैगनबोन में प्रवाहित हुई, जिससे ड्रैगनबोन पर लपटें धीरे धीरे मैरून रंग में बदल गईं। इसके अलावा अनगिनत प्रकाश की किरणें और चिंगारी लगातार चारों ओर फूटने लगीं। आरव की आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक आई और उसने अपनी ताकत छुपाना बंद कर दिया। मन ही मन एक आदेश के साथ नाइन्थ नर्क हिमसमीर चमकी और उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा बन गया। पल भर में पूरी गुप्त ड्रैगन स्तंभ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा से भर गई। नाइन्थ नर्क हिमसमीर। इस दृश्य को देखकर आसपास के अनगिनत दर्शक दंग रह गए। एक और प्राकृतिक खजाना। उसके पास वास्तव में दो प्राकृतिक खजाने हैं। निशांत और धर्मेश भी दंग रह गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव के पास वास्तव में दो प्राकृतिक खजाने होंगे। दो प्राकृतिक खजाने। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आरव को अतीत में कर्मफल का भाग्य प्राप्त हुआ हो? निशांत ने अपने चेहरे पर थोड़े असहाय भाव के साथ सिर हिलाया। यह आरव वास्तव में प्रकृति द्वारा बहुत समृद्ध रूप से नवाजा गया है। दूसरी ओर धर्मेश की आंखों में लालच की एक किरण चमकी। नाइन्थ नर्क हिमसमीर नाजिन धीरे से बुदबुदाई और कहा, तुमने वास्तव में मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित किया है क्योंकि तुम वास्तव में दो प्राकृतिक खजाने रखने में सक्षम थे। आओ मुझे देखने दो कि वे कितने शक्तिशाली हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। आरव ने धीरे से अपने दाहिने हाथ में तलवार उठाई और उसे सीधे नाजिन की ओर किया, इससे पहले कि वह अपनी तलवार पकड़ने के लिए अपना बायां हाथ भी आगे बढ़ाता। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके हाथ अचानक दो ड्रैगन पंजे में बदल गए। साथ ही उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। उसकी पीठ पर लगे पंख अचानक फड़फड़ाए और फिर आरव मौके से उछल हो गया। आरव के नाजिन के सामने प्रकट होने से पहले प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर दर्शकों ने नाजिन की आवाज सुनी, रक्षक। उसके बाद मंच के नीचे खड़े दर्शक हक्का बक्का रह गए। नाजिन ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई और आरव की तलवार की नोक, जो मैरून लपटों से ढकी थी, नाजिन की हथेली के केंद्र से टकराई थी। आरव की आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमकी और फिर उसके पीछे के पंख एक बार फिर फड़फड़ाए और वह चिल्लाया, तोड़ दो। जैसे ही वह बोला, उसने अचानक अपनी तलवार घुमाई और उसे सीधे आगे घोंप दिया। नाजिन का चेहरा थोड़ा बदल गया और फिर उसने अचानक मुट्ठी भींची और आरव की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। हालांकि ठीक इसी समय आरव ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी तलवार भी उसके साथ घूम गई। नाजिन का चेहरा एक बार फिर बदल गया। उसने आरव की तलवार पर से अपनी पकड़ छोड़ दी, अपने दाहिने पैर से धीरे से जमीन थपथपाई और 30 मीटर पीछे हट गई। नाजिन ने अपनी हथेली खोली और वहां कुछ सेंटीमीटर लंबा खून जैसा लाल घाव बन गया था। इसके अलावा उसके भीतर से लगातार ताजा खून बह रहा था। जैसे ही उसने अपनी हथेली के बीच में उस लाल घाव को देखा, नाजिन दंग रह गई। फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि रक्षक मंत्र वास्तव में तुम्हारे द्वारा तोड़ दिया जाएगा, और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम वास्तव में मुझे घायल करने में सक्षम होगे। आरव, है ना? तुमने सच में मुझे एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य दिया है। तुम्हारे यहाँ होने से जीवन अब अकेला नहीं रहेगा। अब अकेला नहीं। आरव धीरे से हंसा और बोला, क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो?
तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। नानजिंग दंग रह गई और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, वास्तव में मैं पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, इसलिए मेरे साथ साधना का रास्ता और भी दिलचस्प होगा। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए। क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि मैं उसे छेड़ रहा था? सही है, वह साधना के मार्ग की दीवानी है और अपनी बेहद जबरदस्त ताकत के कारण शायद ही कोई उसे छेड़ने की हिम्मत करता हो। इसलिए यह सामान्य है कि वह यह पहचानने में असमर्थ है कि मैं उसे छेड़ रहा था। मैं क्या सोच रहा हूँ? अभी युद्ध चल रहा है। यह सब करने का समय नहीं है। आरव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर अपनी पीठ पर लगे 9th नर्क तलवार पंख को वापस समेट लिया। लगातार 2 बार इसका उपयोग करने के बाद उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इस समय उसके पास केवल उसकी शारीरिक शक्ति और रक्षा बची थी। नानजिंग आरव की वर्तमान स्थिति से अवगत लग रही थी और उसने कहा, भले ही तुमने मुझे घायल कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पास अब और लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्यों न हम अभी अपने बीच के युद्ध को रोक दें? आखिरकार मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम भविष्य में मुझे सुखद आश्चर्य देते रहोगे। तो फिर तुम प्रथम स्थान मुझे क्यों नहीं दे देती? आरव ने कहा। अगर वह उसे पहला स्थान देने को तैयार थी, तो अभी युद्ध को समाप्त करना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार उसका उद्देश्य दिव्या को बचाने और आन वंश का कर्ज चुकाने के लिए कर्मफल का भाग्य प्राप्त करना था। उसने इस प्रतियोगिता से मिलने वाली तथाकथित प्रतिष्ठा के लिए इस सब में भाग नहीं लिया था। क्या प्रतिष्ठा किसी की थाली में खाना परोस सकती है? जवाब था नहीं। नानजिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही मैं ऐसी रैंकिंग को तुच्छ समझती हूँ, लेकिन मेरे कबीले को इसकी जरूरत है। इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। अगर तुम वाकई इसे चाहते हो, तो इसे पाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम में वह क्षमता नहीं बची है। आरव ने अचानक कहा, क्यों न हम एक शर्त लगाएं? कैसी शर्त? नानजिंग थोड़ी हैरान हुई। यदि यह कोई और व्यक्ति होता, तो अब तक उसका मुक्का उस व्यक्ति का स्वागत कर चुका होता। हालांकि उसे लगा कि वह आरव के पार नहीं देख पा रही है और आरव की उसे घायल करने की क्षमता के साथ उसे उस पर थोड़ा समय बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि मैं जीता तो तुम मेरे लिए 3 काम करने के लिए सहमत होगी, और यदि तुम जीती तो मैं भी वैसा ही करूंगा। तुम क्या सोचती हो? आरव ने पूछा। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? नानजिंग की भौहें तन गईं और उसने उदासीनता से बात करते हुए अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिया। मैं इसे एक बार आजमाना चाहता हूं, आरव ने कहा। यह सुझाव अचानक नहीं आया था। अगर वह वास्तव में जीत जाता, तो यह एक असाधारण विशेषज्ञ की मदद लेने के बराबर होता। जहां तक हारने की बात है, वह भी ठीक था। उसके गर्व के साथ वह निश्चित रूप से उसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगी जो उसके लिए बहुत कठिन हो। नानजिंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, लगता है तुम्हारे पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है। ठीक है, चलो इसे इस तरह करते हैं। यदि तुम मुझे फिर से घायल करने में सक्षम रहे, तो तुम गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान ले सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए 3 काम करने के लिए सहमत हो जाऊंगी। हालांकि यदि तुम मुझे घायल करने में असमर्थ रहे, तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। मुझे अपना समय बर्बाद करने वाले लोग नापसंद हैं, चाहे वह तुम ही क्यों न हो। समझ गए? आरव ने सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे नानजिंग की ओर चला। वह हिली नहीं और बस उसे उदासीनता से देखती रही, और उसकी आंखों में जिज्ञासा का एक अंश था। वह जानना चाहती थी कि वास्तव में यह आदमी जिसके पास कोई गूढ़ ऊर्जा नहीं बची है,
उसे कैसे घायल करेगा। पलक झपकते ही आरव नाजिन के सामने पहुंच गया। जब उसने पहली बार उसे इतनी करीब से देखा तो उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह बेहद आकर्षक थी। उसकी बादामी आंखें, तीखी और तिरछी भौहें और एक आरक्षित भाव था। इसके अलावा उसकी आंखें हमेशा पानी की तरह शांत रहती थीं और ऐसा लगता था कि उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। वह एक कमजोर महिला की तरह लग रही थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस महिला की दिखने में कमजोर और नाजुक आकृति के पीछे इतनी भयानक ताकत छिपी होगी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नाजिन की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। हालांकि वह आरव को यूं ही खुद पर प्रहार नहीं करने देगी। उसकी हथेली पर एक अवर्णनीय ऊर्जा की एक लहर थी और यह ऊर्जा उसकी त्रय मंत्र तकनीक के रक्षक मंत्र से आई थी। इसलिए जब तक आरव वैसी ताकत लाने में सक्षम नहीं था जैसी उसने अभी दिखाई थी, अन्यथा केवल उसकी शारीरिक शक्ति रक्षक मंत्र की रक्षा को भेदने में पूरी तरह असमर्थ थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने नाजिन की हथेली पर ड्रैगन बोन रखा। अगले ही क्षण उनके चारों ओर 1.5 मीटर के क्षेत्र में एक अदृश्य ऊर्जा प्रकट हुई। जैसे ही यह ऊर्जा प्रकट हुई, नाजिन की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं और पहली बार उसकी आंखों में गहरा सदमा था। मंच के नीचे खड़े अनगिनत दर्शक इस दृश्य से चकित और व्याकुल थे। उनके बीच क्या हुआ है? वास्तव में क्या हुआ है? युद्धदेव, जो अब तक हमेशा शांत और उदासीन रही थी, उसके चेहरे पर इतना स्तब्ध भाव क्यों आ गया है? आरव ने आखिर क्या किया? वे सभी हैरान और व्याकुल थे। मंच पर ड्रैगनबोन हिंसक रूप से कांपने लगी, जैसे कि उसके भीतर से कुछ बाहर निकलने वाला हो। आरव ने अपनी पकड़ मजबूत की और वह तुरंत शांत हो गया और फिर उसने उसे हल्के से झटका दिया। नाजिन की हथेली पर मौजूद अवर्णनीय ऊर्जा तुरंत शून्य में गायब हो गई और फिर उसकी हथेली पर एक धागे जैसा पतला खून का लाल निशान दिखाई दिया। आरव ने अपनी तलवार हटा ली और फिर उसने नाजिन की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी भी गहरा सदमा था, और कहा, नाजिन, तुम हार गई। मंच के नीचे एक जोरदार कोहराम मच गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।